हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप तक मेरी आवाज़ आ रही होगी। और कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम ऑन कैरियर गोल्स बाय रमा शर्मा। और आज हम लोग कार्ल मार्क्स का आगे का पढ़ने वाले हैं। कल के सेशन में आपको इंट्रोडक्शन करा दिया था। सुबह एक वीडियो डाली थी सोशियोलॉजी करंट अफेयर्स की, तो जिसने भी अभी नहीं देखी है सोशियोलॉजी करंट अफेयर्स की वो वीडियो, तो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके थे, ये हमारा हो चुका है। और आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की। और जिसने कि अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज बात करेंगे हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की। और आपको बताते हुए मुझे खुशी होगी कि ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाला जो टॉपिक है वो कहाँ से आता है। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखेंगे आप लोग। ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्सप्लोर्ड इन, लिख लीजिएगा इसको, दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लोर्ड इन कॉन्ट्रीब्यूशन। ये कहाँ चीज़ लिखी हुई है कार्ल मार्क्स ने, कंट्रीब्यूशन, उसकी हम बात कर रहे हैं। टू द क्रिटिक, क्रिटिक आलोचक को कहते हैं, ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का टॉपिक है ये यहाँ से पढ़ने के लिए मिलता है, जो कि कार्ल मार्क्स ने 1859 में पब्लिश किया था। ये जो कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी के टर्म्स में, यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने समझाया है कि किस तरीके से एक स्टेट का, एक तरीके की स्टेट का मतलब लाइक एक तरीके की सोसाइटी का चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनटू द अनदर। ठीक है, अभी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन स्टेट इनटू अनदर। अब जरा इसको गौर से देखते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में क्या समझाया है। अब जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, इसमें दो शब्द हैं, एक है हिस्टोरिकल और एक है मटेरियलिज्म। वाह भाई वाह, कितनी अच्छी बात कही आपने मैडम। लेकिन हिस्टोरिकल से तो आप समझ गए होंगे, जो थोड़ा ऐतिहासिक है। लेकिन मटेरियलिज्म का क्या मतलब है? मटेरियलिज्म का क्या मतलब है? मटेरियलिज्म का मतलब है भौतिकवाद। तो यहाँ पर बेसिकली जो स्टेट की हम बात कर रहे हैं, वन स्टेट टू अनदर, तो हम ये देखेंगे कि एंशियंट प्रिमिटिव सोसाइटी से, एकदम पाश्चात्य समाज से किस तरीके से हम मॉडर्न सोसाइटी तक आगे आए हैं और वो ये भौतिकवाद कैसे आगे डेवलप हुआ है। प्रिमिटिव सोसाइटी में नीड्स कम थी, ठीक है, और इसलिए वहाँ पर उतना मटीरियलिज्म नहीं था, भौतिकवाद नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समाज ने आगे इवॉल्व करना शुरू किया है वैसे वैसे जो है हम मटेरियलिज्म की तरफ आगे बढ़े हैं और धन आदि भौतिक वस्तुओं को जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने वाली जो प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होता है, मतलब जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास मैकबुक है, मेरे पास, मतलब हम तो जो है एयरपॉड से नीचे बात ही नहीं करते, वो मतलब मटीरियलिज्म होता है। ठीक है, दिमाग हो चाहे ना हो उतना, लेकिन ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, गैजेट्स होने चाहिए, गैजेट्स के साथ में सारे मतलब ट्रांसपोर्ट के मीन्स होने चाहिए, मतलब ये सब भौतिकवाद है। कोई भी धन आदि भौतिक वस्तुओं को हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल का मतलब ये है कि ये इतिहास में किस तरीके से भौतिकवाद का ये जो फिलॉसफी है कैसे डेवलप हुआ है, वो आज हमको यहाँ पे पढ़ने का है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको समझ में आ गया कहाँ से लिया गया है, इसमें मेनली किस चीज़ की बात करी गई है। यहाँ पर जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे तो कैसे जाएंगे कि ये जो भौतिकवाद है, ये जो मटीरियलिज्म है, तो ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें कैसे आएंगी। ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, दुनिया, ये कैसे डेवलप होगा? ये होगा भाई प्रोडक्शन से। जब तक आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करोगे, और इसीलिए हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के साथ आगे वाली थ्योरी पढ़ते हैं, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 तरीके के मोड्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और वो हम आगे देखेंगे। प्रोडक्शन के साथ साथ एक और चीज़ है जो आपको जाननी ज़रूरी है कि प्रोडक्शन तो है ही, लेकिन मैम मटेरियल फैक्टर्स भी हैं कि
आपको किस चीज की नीड है, मटेरियल फैक्टर्स आपके क्या हैं, और आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं। मतलब एक अपने रिक्शे वाले की उतनी ज़रूरतें नहीं होती जितनी एक बिजनेसमैन की होती है, और जितना वो दिमाग लगाता है कि मैं ये भी बना दूं वो भी बना दूं, है ना। तो इकोनॉमिक फैक्टर, मटेरियल फैक्टर और प्रोडक्शन, ये तीन चीज हैं जिन्होंने हिस्ट्री में बदलाव लाया है। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड कैसे डेवलप हुआ है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये जिस ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड कैसे हुआ है, इन तीन चीजों की मदद से हुआ है, प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फैक्टर और मटीरियलिस्ट आपका मटीरियल फैक्टर। अब ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हिस्टोरिकल क्यों कहते हैं। मटीरियलिज्म तो आपको समझ में आ गया होगा भाई साहब, हिस्टोरिकल क्यों कहते हैं ये भी समझ लीजिए, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जब तक बात समझ में नहीं आएगी तो कैसे, मतलब शब्द समझ में नहीं आया। हिंदी में जब हम बचपन में पढ़ते थे तो शब्द को, मतलब हमारे टीचर कहते थे कि शब्द को तोड़ो और तोड़ के उसका अर्थ देखो, ठीक है, ठीक है, तोड़ के उसका अर्थ देखो, इसको कहते थे संधि विच्छेद, ठीक है, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, हिंदी में भी। अब बात करते हैं कि ये जो हिस्टोरिकल क्या है। हिस्टोरिकल का मतलब यहां पर क्या है। अभी तक भी अगर लाइक नहीं किया हो, अभी भी मजा नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको चीजें बेसिक से समझ में आ रही हैं, तो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भाई बहन हमारा ऐसा है, तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर दे। हिस्टोरिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मटीरियलिज्म है ये एक रात में तो नहीं आ गया होगा। हाँ, मैं बात तो सही है कि पहले प्रिमिटिव सोसाइटी रही होगी, हाँ जी, प्रिमिटिव सोसाइटी के साथ साथ इसके अलावा और क्या क्या रहा होगा। एक तो प्रिमिटिव सोसाइटी रही होगी, उसके अलावा और क्या होगा आप बताइए। प्रिमिटिव सोसाइटी से आगे क्या आया होगा, प्रिमिटिव सोसाइटी के बाद में क्या आया होगा। प्रिमिटिव सोसाइटी के बाद में मैम मनुष्य जो है फ्यूडल सोसाइटी में स्लेव बना होगा, फ्यूडलिज्म आगे और ज्यादा बढ़ गया होगा, फ्यूडलिज्म, ठीक है। ये याद करो, पहला दूसरा सेशन जब हमने बात करी थी कि यूरोपियन का ट्रेडिशन कैसा था, मतलब एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ यूरोप कैसा था, वो वही वाली बात है कि पहले जो है हंटर और गैदरर हुआ करते थे। तो प्रिमिटिव को कार्ल मार्क्स ने प्रिमिटिव ना कह के प्रिमिटिव कम्युनिज्म बोला है, क्योंकि जो हंटर और गैदरर्स थे ये कह रहे हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटीज में, एकदम पाश्चात्य समाज में, जो एकदम पुराना समाज था, वहां पे प्रिमिटिव जो सोसाइटी थी वो आपस में बांट के खाती थी। यानी कि जो भी होता था, अगर किसी ने एक शेर का शिकार किया है, हिरन का शिकार किया है, तो वो अकेला खुद का और खुद के परिवार का पेट नहीं भरेगा, वो पूरे के पूरे जो गैदरिंग है, मतलब जो ग्रुप्स है उन लोगों का, चाहे वो ट्राइब हो या जो भी हो, हंटर गैदरर हो, नोमैडिक्स हो, वो सब मिल बांट के खाते थे। तो मिल बांट के खाने का ये मतलब है कि आप कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स इसको प्रिमिटिव सोसाइटी ना कह के प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहते हैं। उसके बाद धीरे 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 आई होगी स्लेवरी, है ना, आप गुलाम बने होंगे। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो एंशिएंट, तो पहले आपने हंटर गैदरर देखे, फिर आपने महाजनपद देखे, और महाजनपद में आपने देखे कि हाँ भाई, हर महाजनपद का एक हेड होता था और हेड के नीचे सब लोग होते थे। फिर आपने देखा होगा कि वहां पर धीरे धीरे सामंतवाद आ गया, जिसको फ्यूडलिज्म कहते हैं। और फ्यूडलिज्म के बाद में जो है, जब यूरोप के अंदर क्या हुआ, कैपिटलिज्म आया। कैपिटलिज्म कब आया, ये मैंने आपको जब पहली यूनिट पढ़ाई थी तब भी बताया था कि पहले जो है फ्यूडलिज्म के बाद लोग मर्चेंट बनने लगे, लैंड बना हमारी पहली कमोडिटी, जिसको हम पहली भौतिक चीज, वो मतलब भौतिकवाद के अंदर पहली कमोडिटी जिसको बेचा जाने लगा, जिससे प्रॉफिट कमाया जाने लगा। पहले लोग अपने पेट भरने के लिए उगाते थे चीजें, अब सरप्लस में उगाने लगे, सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा उगाने लगे, जिससे कि उसको बेच के पैसा भी कमा सके। और धीरे धीरे इसी चीज से मर्केंटलिज्म से आगे बढ़ा कैपिटलिज्म आया। और कैपिटलिज्म के बाद में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब कैपिटलिज्म से लोग परेशान हो जाते हैं तो सोशलिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, समाजवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यही समाजवाद आगे चल के कहाँ बदल जाता है, वापस से कम्युनिज्म में। तो ये वाला प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। और अब कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि समाजवाद के बाद में कौन सी अवस्था आएगी अवस्था किसकी, कम्युनिज्म की। क्योंकि अगर लोग कैपिटलिज्म से परेशान होंगे तो क्या होगा, उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, वर्किंग क्लास विद्रोह करेगी, रिवॉल्यूशन करेगी, और रिवॉल्यूशनरी चेंजेस के बाद में क्या आएगा, रिवॉल्यूशनरी चेंजेस के सक्सेशन पे क्या आएगा, कम्युनिज्म अचीव होगा, ठीक है। सक्सेशन विल कंटिन्यू टिल द अल्टीमेट कम्युनिज्म को क्या माना है, अल्टीमेट माना है कि दिस इज द अल्टीमेट गोल, कि कम्युनिटी से शुरू, कम्युनिटी पे खत्म, ठीक है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म से शुरू हुआ और कम्युनिज्म पे ही खत्म होगा।
तो इसको इन्होंने अल्टीमेट माना है। तो इस पूरे एनालिसिस को, ये जो हिस्टोरिकल है ये क्यों है, क्योंकि आप बिल्कुल एकदम एंशियंट इतिहास से पढ़ रहे हैं कि एकदम पुरानी सोसाइटी कैसी थी, प्रिमिटिव थी, फिर स्लेवरी आई, फिर फ्यूडलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया, फिर सोशलिज्म की विचारधारा जो है लोगों में आई, और फिर लोगों में कम्युनिज्म की विचारधारा आई। अच्छा, दुनिया में जरूरी नहीं है कि हर जगह कैपिटलिज्म या हर जगह कम्युनिज्म हो। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहीं अगर आप यूएसए को देखोगे वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो ये लोगों की विचारधाराओं, उनके लीडर्स की विचारधाराओं के ऊपर होता है कि वो अपने समाज को कैसा बनाना चाह रहे हैं, कैसी उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। इंडिया शुरुआत में जब आज़ाद हुआ था तो एक सोशलिस्ट कंट्री थी। अभी हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक भी है हमारे यहाँ, सोशलिस्टिक भी है, तो दोनों का मिक्सचर है हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनीज भी हैं, हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर्स भी हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बात कर रहे थे हम किसकी बात कर रहे थे भाई हम, हाँ जी, बात कर रहे थे हम हिस्टोरिकल की। तो ये हिस्टोरिकल क्या है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये हिस्टोरिकल बेटा इसी चीज का एनालिसिस है। ये हिस्टोरिकल क्या है, इसी चीज का एनालिसिस है। समझे कि नहीं समझे? तो समझ गए हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ हमें समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया है तो जो भी चीज नहीं आई है वो कृपया करके पूछ लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब हम आगे इसकी थ्योरी में जाएंगे आगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हिस्टोरिकल का मतलब है एनालिसिस। ठीक है, और ये एनालिसिस किस तरीके से, इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है एक स्टेट का, एक तरीके की अवस्था का, फ्रॉम वन स्टेट। स्टेट मतलब वो राज्य वाला स्टेट नहीं है, अवस्था वाला स्टेट है। ठीक है, वो सॉलिड लिक्विड गैस वाली अवस्था। ठीक है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो इसी चीज का एनालिसिस है जिसको हम हिस्टोरिकल कह रहे हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया मटेरियलिज्म क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, किस तरीके से सोसाइटी में इवॉल्व हुआ है, और उसको हिस्टोरिकल क्यों कह रहे हैं। तो ये पूरा टॉपिक का मतलब जो है वो आपको समझ में आ गया। मटेरियलिस्टिक दो कारणों की वजह से हुआ होगा। ठीक है, ये प्रोडक्शन में और ये सब तो फैक्टर्स हैं, दो कारणों की वजह से हुआ होगा। पहला कारण ये रहा होगा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कहाँ गए, हाँ, तो मटेरियलिज्म, किन दो कारणों की वजह से मटेरियलिज्म आया होगा, रीजंस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो पहला कारण क्या रहा होगा, कोई बता सकता है? पहला कारण रहा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी कैसी है। और अगर समाज इवॉल्व कर रहा है तो धीरे धीरे समाज की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी इवॉल्व करेगी। इकोनॉमिक फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर, और ये सारे फैक्टर्स लगेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर लगेगा आपका, मटेरियल फैक्टर लगेगा आपका। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी क्या है, ये मतलब हो सकता है कि ये मटीरियलिस्टिक सोसाइटी हो। अगर कोई मटीरियलिस्टिक सोसाइटी है जो कि भौतिकवाद में मानती है, मटीरियलिस्टिक, तो वहां पर मटीरियलिज्म ज्यादा आएगा। ठीक है, वो समाज जो है मटीरियलिस्टिक यानी कि कैपिटलिज्म की तरफ जाएगा। और दूसरा है कि ऐसा समाज, कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, मटीरियलिज्म जहां पर होगा, और जो नहीं होगा वो क्या है, वो है मेटाफिजिकल फैक्टर्स। मेटाफिजिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है, ये है कि मटीरियलिज्म होगा, मेटाफिजिकल फैक्टर नहीं होगा। मेटाफिजिकल का मतलब है जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो मटीरियलिस्टिक में बेसिकली वही आ गया, मटीरियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये कारण रहा कि समाज आपका कैसा था। समाज अगर मटीरियलिस्टिक सोच वाला था तो फिर वहां पर प्रोडक्शन होना तो लाजमी था। ठीक है, दूसरा कारण पहला तो बता दिया, समाज कैसा रहा होगा, मटीरियलिस्टिक सोच वाला रहा होगा, तो आगे चल के स्लेवरी आई होगी, लोगों में ज़्यादा जो है कमाने की और ग्रीड आई होगी, तो फिर फ्यूडल सिस्टम आया होगा, किसी एक ने हजारों पे राज किया होगा, फिर जाके कैपिटलिज्म आया होगा जब टेक्नोलॉजी आई। तो दूसरा कारण क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज क्या थी, लोगों को ये चेंज समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो ऑब्वियसली जब समाज इवॉल्व होगा तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज तो आएगा ही लोगों के अंदर। और ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज है ये किसके ऊपर बेस्ड होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और यू कैन से इट इज बेस्ड अपॉन चेंजिंग मटीरियल कंडीशंस। चेंजिंग मटीरियल कंडीशंस
किस तरीके का माहौल बन रहा है, लोग, अच्छा लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, चेंजिंग मटीरियल। अब जैसे कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी उसकी ज़रूरत थी कि भाई अगर उन्होंने आग जलाना सीख लिया है, अगर उन्होंने मतलब क्रॉप उगाना सीख लिया है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे। जब मान लीजिए कश्मीर में बर्फ़ पड़ रही है तो फिर वो नीचे के इलाकों में आ जाते थे, ठीक है, बुग्यार्स बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो चेंजिंग मटेरियल कंडीशन मतलब उनकी खुद की नीड चेंज हो रही थी, इस वजह से भी हो सकता है कि ये लोगों ने चेंज किया हो, नीड चेंज हो रही थी, तो चेंजिंग मटेरियल कंडीशन चेंज हो रही थी, बट नॉट द आइडियाज। वो तब भी एक दूसरे के लिए ही कर रहे थे, ठीक है, तब भी एक दूसरे के लिए कर रहे थे, लेकिन धीरे 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 समाज और इवॉल्व हुआ। तो ये है भाई हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का कारण, ये मटीरियलिज्म क्यों आया होगा इतिहास में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। अब कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं ये समझिए। ये जो वर्ड है ना मार्क्सिज्म, खैर इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मार्क्सिज्म में बहुत सारी विचारधाराएं हैं और वो सारी चीज़ें, उसके लिए मैं आपको अलग से एक पीपीटी बना के दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना। ये जो वर्ड मार्क्सिज्म है, बस आप इसको ये समझ लो, मार्क्सिज्म क्या है, ये एक ऐसी टर्म है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करी। यानी कि जो लोग, ट्रिगर करने का मतलब है कि जो लोग मार्क्स को फॉलो करने लगे, मार्क्स की विचारधाराओं को फॉलो करने लगे, उनको मार्क्सिस्ट कहा जाता है। ऑफ कोर्स इसका जो नेचर है वो लोगों में अलग अलग लोगों में अलग है। भाई चाइना का कम्युनिज्म अलग है, ठीक है, चाइना का मार्क्सिज्म अलग है, वहां माओ वाला मतलब माओइज्म है, ठीक है। चाइना का जो कम्युनिज्म है वो माओइज्म के सिद्धांत पे चलता है। फिर रशिया का जो है आपका, और ये सब जो है यहाँ पर मार्क्स के आइडियाज भी चलते हैं। तो बट इट इज नो मिस्ट्री, ऐसा कोई इसमें संदेह नहीं है कि मार्क्सिज्म हैज लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क ऑन द एंटायरिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। भैया आप यहाँ पर देखो, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, वो लोग जो लाल झंडे वाले होते हैं। तो ये देखो दुनिया में, मतलब मार्क्स की विचारधारा दुनिया में हर जगह चल रही है। और आपको जान के हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, भारत में जो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, इवन आज़ादी के टाइम वाली भी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो जहाँ पे INC इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्हीं पुरानी पार्टियों में से है CPIM आगे चल के अलग हो गया, CPI उन्हीं पुरानी पार्टीज में से है, ठीक है। तो जो आइडिया, मतलब ये जो मार्क्सिज्म का आइडिया, वो आइडिया क्या है, मार्क्सिज्म का आइडिया सिर्फ ये है, मार्क्सिस्ट लोग ये मानते हैं कि ये जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते हैं वर्किंग क्लास को, ठीक है, यानी कि जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, और उनके ऊपर डोमिनियन ऑफ वन क्लास है, यानी कि एक तरीके की क्लास। कौन सी क्लास? एक तरीके की क्लास, रिच क्लास। और रिच क्लास, इस रिच क्लास को इन्होंने और क्या बोला, हैव क्लास, यानी कि हैव क्लास मतलब जिनके पास सारे संसाधन हैं। और क्या बोला इन्होंने, इनको बुर्जुआजीज बोला, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये जो हैव क्लास है, ये जो रिच क्लास है, ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास, ये क्लास क्या करती है, ये वर्किंग क्लास के ऊपर अपना आधिपत्य जमा के रहते हैं, धाक जमा के रखते हैं, ठीक है, वर्किंग क्लास। इसको क्या बोलते हैं, हैव नॉट, मतलब जिनके पास नहीं है, हैव नॉट क्लास, ठीक है। इनको प्रोलेटेरिएट भी बोलते हैं, प्रोलेटेरिएट, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, हाँ भाई वर्किंग क्लास बोल दिया, हैव नॉट क्लास बोल दिया, प्रोलेटेरिएट बोल दिया, ये ठीक है। और ये मासेज हैं, ये मासेज हैं, मतलब सबसे ज़्यादा लोग यही हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो क्लास ऑफ इंडिविजुअल, वन क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स, ये क्या करते हैं, हर एवरी वर्क ऑफ ह्यूमन लाइफ में इनका क्या है, आधिपत्य, डोमिनियन है। जैसे कि टाटा की स्टील है, टाटा की गाड़ियां हैं, टाटा का TCS है, टाटा की चाय भी आती है, टाटा चाय, आप समझ रहे हैं, मतलब कहाँ नहीं है। तो ये जो हैव क्लास है, मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि टाटा जी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो बहुत करते हैं कंट्री के लिए, अपने वर्कर्स के लिए भी, बट एक एग्जाम्पल था कि एवरी वर्क ऑफ ह्यूमन लाइफ में आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर जो है ये सोशलिस्ट किस तरीके से आए, डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म कैसे हुआ, फिर कम्युनिज्म कैसे आया, वो सब हम पढ़ेंगे। अब पहले हम बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म क्या है, ये एक भाई साहब है, ये कौड़ा बरसा रहा है, ये एक दूसरे ये व्यक्ति के ऊपर, ये व्यक्ति क्या होगा, वर्कर होगा, ये व्यक्ति वर्कर होगा। प्रॉपर्टी ऑफ द फेरो, ठीक है,
किसी एक, अच्छा ये व्यक्ति जिस जिस भी काम को कर रहा है उस काम के ऊपर किसी और का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा रहा होगा। तो ये कहाँ रहा होगा, ये फ्यूडलिज्म में रहा होगा, फ्यूडलिज्म में, ठीक है। जब सामंतवाद आया लोगों के ऊपर काम करने का मतलब प्रेशर बढ़ा और लोग जो है सामंती व्यवस्था का शिकार हुए। इसके बाद आप देखेंगे ये व्यक्ति दूसरा काम कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ द लॉर्ड वेरन प्रिंस सेकेंड, और ये दुनिया भर की चीजें। कहने का मतलब है कि ये काम कर रहा है किसी और की प्रॉपर्टी पे। फिर एक तीसरा व्यक्ति है, ठीक है, और यहां पर एक और व्यक्ति था। आप अज्यूम करके चलो कि इन दोनों के बीच में एक रोटी को लेकर लड़ाई हो रही है। कहने का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं उनको सबसे कम चीजें मिल रही हैं। अब मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स ये कहते हैं कि मटीरियलिज्म जो है वो एक सोशियोलॉजिकल थॉट है, मतलब एक विचारधारा है, ठीक है। क्योंकि मार्क्स कहते हैं ये जो मटेरियल कंडीशन है ये इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से आती है। ये मटेरियल कंडीशन या जो इकोनॉमिक फैक्टर हैं यही जो फैक्टर हैं ये हमारे समाज के स्ट्रक्चर को और समाज के डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि ये एक विचारधारा है और ये विचारधारा हमारे समाज को प्रभावित करती है। इनकी जो थ्योरी है, इस थ्योरी के अंदर इन्होंने मटीरियलिज्म का मतलब बताया, और मटीरियलिज्म में सबसे पहली चीज इन्होंने कही है कि मटीरियलिज्म के अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते चले गए वैसे वैसे जो है ह्यूमन सोसाइटी जो है ट्रांसफॉर्म होती चली गई। और इन्हीं मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस की वजह से हमने फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन देखे और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन देखे। तो बेसिकली हम यहाँ पर चार चीज पढ़ने वाले हैं। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसके बाद में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, ये चार पांच चीजें, और फिर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब बारीकी से ज्यादा नहीं समझते, अगर मैं ऊपर ऊपर से समझाऊं, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब किस तरीके से आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हो, किस तरीके से, तरीका कौन सा अपना रहे हो, तरीका, ठीक है। मोड क्या है आपका। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उस प्रोडक्शन को करने में आपको क्या क्या चीजें लग रही हैं, व्हाट इज अप्लाइड, ठीक है, क्या क्या आप लगा रहे हो। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन यानी कि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन मतलब जैसे कि आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, ठीक है, आपको एक कैपिटल चाहिए, ये सब क्या है, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है। और उसके बाद रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में जो आपका बुर्जुआजी क्लास है, जो कैपिटलिस्ट है, जो ओनर है, और उसका जो है आपके वर्किंग क्लास के साथ में क्या रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन आप वहां पर देखने के लिए मिलता है। आगे चलते हैं, कुछ बातों के बारे में चर्चा करते हैं हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में ही। कहने को हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म इतना ही है कि किस तरीके से समाज जो है इवॉल्व हुआ है, लेकिन क्योंकि मेंस में हम सिर्फ 2 लाइन तो लिख के नहीं आएंगे सोशियोलॉजी ऑप्शन में, इसके लिए हम पढ़ते हैं कि मार्क्स की थ्योरी जो है ये हिस्टोरिकल एनालिसिस करती है। हिस्टोरिकल एनालिसिस में इन्होंने इवोल्यूशन को बताया कि किस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे इवॉल्व हुई है। मटीरियलिस्टिक इन्होंने इसलिए इसको बोला है क्योंकि यहाँ पर जो है मटीरियल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है काम करते हैं, और मटीरियलिज्म का मतलब सिर्फ यही है कि आपका भौतिक सत्य क्या है आपका, मतलब ठीक है, भौतिकवाद में आप जी रहे हैं, विच इज बेस्ड ऑन फॉर एनी चेंज, ठीक है, जो कि कोई ना कोई चेंज लेके आ रहा है समाज में। अब मार्क्स हैं तो मार्क्स की खाली बात नहीं करेंगे, मार्क्स के साथ एक और भैया थे जो कल उनके दोस्त थे, ठीक है, वो भी बैठे, वो भी कह रहे मैं भी कुछ बोलूंगा, है ना, क्योंकि कैफे में जब मार्क्स कॉफी पी रहा था तो मैं भी उसके साथ था, तो मैंने भी बात करी थी, जब मार्क्स कुछ कह रहा था तो मैंने भी अपनी बात कही थी। तो खैर कि ये जो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की थ्योरी है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा डिस्कवर करी हुई थ्योरी है, लेकिन मार्क्स को लगता था कि इट वाज एंगल्स हु हैज कंसीव्ड द मटीरियलिस्टिक फॉर्मुलेशन ऑफ हिस्ट्री इंडिपेंडेंटली। अब देखिए ये है एंगल्स, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक एंगल्स, ये कह रहा है कि खैर ये थ्योरी जो है कार्ल मार्क्स ने बनाई थी, लेकिन वो सोचता था, कार्ल मार्क्स सोचता था कि वापस से कि ये जो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये जो चर्चा है, ये फ्रेडरिक एंगल ने शुरू करी है। और दोनों कह रहे हैं यहाँ पे कि वी शैल से दैट, कि बोथ ऑफ देम, हमको ये कहना चाहिए, हमको ये, भाई कार्ल मार्क्स कह रहा है कि उसने करी है, फ्रेडरिक एंगल कह रहा है कि नहीं थ्योरी जो है डिस्कवर करी थी कार्ल मार्क्स ने। हमको क्या कहना है, हमको ये कहना है कि बोथ ऑफ देम यूज्ड दिस थ्योरी टू कोट मार्क्स एज अ गाइडिंग थ्रेड। दोनों ने ही ये थ्योरी का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें भी गाइडिंग थ्रेड यानी कि आपको गाइड करने वाली जो धारा है, जो थ्रेड है, ये जो धागा है, वो किसने प्रोवाइड किया, वो कार्ल मार्क्स ने दिया है। अब खैर
इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर स्लेवरी, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म, फिर कम्युनिज्म। मार्क्स कहते हैं कि बदलाव इस तरीके से आया है, ठीक है। मटेरियलिज्म में मटेरियल स्ट्रक्चर सोसाइटी का हम देखते हैं, और मटेरियल स्ट्रक्चर में भी अगर मैं आपको बताऊं तो सुपर स्ट्रक्चर देखते हैं। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है एक बार बताते हो। ये आप मटेरियलिस्टिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, आप ये देखिए, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी या मटेरियलिस्टिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में कैसे कैसे मटेरियलिस्टिक जो है बदलाव हुए हैं। तो कि किस तरीके से क्या क्या स्टफ को प्रोड्यूस किया गया है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। जो स्टफ प्रोड्यूस किया गया है वो नीड के अकॉर्डिंग था या फिर ग्रीड के अकॉर्डिंग था। अगर नीड के अकॉर्डिंग था तो वो मटेरियलिज्म नहीं था, लेकिन अगर वो लालच यानी कि ग्रीड के अकॉर्डिंग था तो वो मटेरियलिस्टिक नेचर को दिखाता है। तो बेस पे हमको देखने के लिए मिलेगा, इस बेस पे हमको देखने के लिए, दिस इज द बेस ऑफ सोसाइटी की नीड है या ग्रीड है, किस तरीके से हाउ स्टफ इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी, किस तरीके से विकास हुआ है आपके विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का, ठीक है, प्रौद्योगिकी का। टेक्नोलॉजी को प्रौद्योगिकी बोलते हैं। मार्क्स कहते हैं कि यहां पर समाज के रूल्स, समाज आपका कैसा है, समाज के कस्टम्स, किस तरीके के रीत रिवाज चलते हैं, समाज के लॉज क्या नियम हैं, एंड बिलीव्स, वो बहुत मैटर करते हैं। ये चारों चीजें ही आपको बताती हैं कि आप के समाज के लिए, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो समाज की नीड के लिए कर रहे हैं या समाज की ग्रीड के लिए कर रहे हैं। ये चारों चीज डिटरमाइन करती हैं कि हाउ द वेल्थ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये चारों चीजें डिटरमाइन करती हैं कि ये जो वेल्थ है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। दूसरा है यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर। बेस क्या है, फाउंडेशन है कि किस तरीके से प्रोडक्शन होगा और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सुपर स्ट्रक्चर कहता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो यहां होगा, कि द हाउ द वेल्थ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड दी सुपर स्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक बेस की अगर आप बात करोगे तो इकोनॉमिक रिलेशंस डिटरमाइन करते हैं सोशल रिलेशंस को। अगर आपका बेस इकोनॉमिक होगा, ठीक है, अगर हम बेस की बात करें, अगर ये बेस जो है आपका इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिक बेस होता है, तो इकोनॉमिक बेस क्या करेगा, यहां पर आपके सोशल रिलेशंस को भी अफेक्ट करेगा। इकोनॉमिक बेस इट अफेक्ट्स दी सोशल रिलेशंस, ठीक है, यही है रिलेशनशिप और टेक्नोलॉजी का संबंध यहां पर बताया है। अब सोशल रिलेशंस को अफेक्ट करेगा, इकोनॉमिक बेस होगा, टेक्नोलॉजी होगी, तो आगे चल के वो इफेक्ट करेगी आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस को। जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशन एक आपका एजुकेशन भी है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी थी तो कोविड-19 आने पर भी क्या हुआ, नीड के अकॉर्डिंग, नीड जब हमको जरूरत पड़ी, भाई टेक्नोलॉजी तो 2 साल पहले भी थी सारी, लेकिन उतना ऑनलाइन सब कुछ नहीं हो रहा था, पढ़ाई जूम क्लासेस पे नहीं हो रही थी, ठीक है, स्कूल जूम क्लासेस पे नहीं पढ़ा रहे थे, टेक्नोलॉजी थी, तो नीड के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारा बेस तैयार हुआ, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन में चेंजेस आए, सोशल इंस्टीट्यूशन में चेंजेस आए, तो सोशल इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस भी इसी इकोनॉमिक रिलेशन की वजह से चेंज होती हैं, और इसी को कहते हैं हम सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब है, बेस का मतलब है कि कोई चीज आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, सुपर स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो आइडिया कि किस तरीके से जो आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के सरप्लस को आप कैसे बांट रहे हैं। जैसे कि आपकी इकोनॉमी में यदि बेस होता है, क्या आपकी इकोनॉमी का बेस कैपिटलिस्टिक है, ठीक है, कैपिटलिस्टिक बेस है, तो आपका यहां जो सुपर स्ट्रक्चर होगा कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास में होगा, सिर्फ कुछ ही लोगों के पास में, हैव क्लास के पास में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आपका बेस क्या है, कम्युनिज्म है, ठीक है, या फिर सोशलिज्म है, सोशलिज्म है, तो आपका जो प्रोडक्शन का सरप्लस होगा वो कैसे बटेगा, वो कम्युनिटी में बटेगा, यानी कि पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के हाथ में होगा सब कुछ और गवर्नमेंट उसको सबके लिए बराबर बांट रही होगी, कम्युनिटी में बटेगा। तो बेस डिसाइड करता है कि आपका जो सरप्लस है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सुपर स्ट्रक्चर में कैसे डिवाइड होता है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? और अगर समझ में आ गई है तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी किसके ऊपर बेस करता है, किसके ऊपर जो निर्धारित होता है, आपके बेस के ऊपर। तो बेस यानी कि आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
कि आप जो है इकोनॉमिकली आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कम्युनिटी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर आप कैपिटलिस्ट क्लास हैं, आप कैपिटलिज्म के लिए या सोशलिज्म के लिए। तो ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्या है और फिर जो है सुपर स्ट्रक्चर यहाँ पर तय होता है। मार्क्स की थ्योरी ये कहती है कि जो आपका मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है हिस्ट्री ऑफ सोसाइटीज़ का, हर सोसाइटी का हमको देखना पड़ेगा, तब ही हम बता सकते हैं कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म के अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, कुछ भी नहीं था। जो खाते जो हंटिंग करते थे या जो गैदरिंग करते थे सब लोग मिल बांट के खाते थे। हंटिंग क्योंकि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, वही मीन्स थे सबके पास में। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या था, हंटिंग गैदरिंग, नोमैडिक्स, जो आपके चरवाए हैं, पास्चरिज्म, यही सब होता था। तो इसीलिए सब लोग उसका जो प्रोडक्शन था यानी कि जो भी उससे आपको प्रोड्यूस हो रहा था, जो भी आपको उससे अवेलेबल था, वो आप सब में बांट के खा रहे थे। हर सोसाइटी ने ऐसी ही सेम पैटर्न हिस्ट्री में क्या करी हैं, एक्सपीरियंस करी हैं। चाहे वो रशिया की सोसाइटी हो, चाहे रोमन एम्पायर की अर्लीस्ट सोसाइटी हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो मेसोपोटामियन सभ्यता हो, प्रिमिटिव कम्युनिज्म हर जगह रहा है, मार्क्स का ये कहना है। ऑल द सोसाइटीज हैव एक्सपीरियंस सिमिलर पैटर्न ऑफ हिस्ट्री एंड एवरी हिस्ट्री इज बिल्ट अपॉन इट्स मटीरियलिस्टिक फाउंडेशन। कि हर सोसाइटी की हिस्ट्री सिमिलर पैटर्न की है, लेकिन उसके बाद में हिस्ट्री कैसे बदली है, हिस्ट्री कैसे बनी है, एवरी हिस्ट्री इज बिल्ट अपॉन, हर हिस्ट्री कैसे बनी है। फिर देशों की तरक्की अलग अलग हुई तो सबकी हिस्ट्री बदलती चली गई, वो उनकी मटीरियलिस्टिक फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मार्क्स ने कहा है कि हर सोसाइटी चेंज के थ्रू जाती है, जहां पर एक यूनिलिनियर इवोल्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि फ्यूडलिज्म पहले होगा और उसके बाद प्रिमिटिव कम्युनिज्म होगा, नहीं, पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म होगा, फिर स्लेवरी होगी, फिर फ्यूडलिज्म होगा, फिर कैपिटलिज्म होगा, फिर सोशलिज्म होगा और फिर कम्युनिज्म आएगा। हर सोसाइटी इसी यूनिलिनियर विकास की तरफ आगे बढ़ती है और हर सोसाइटी ऐसे ही प्रोग्रेस करती है। हिस्टोरियंस हमको ये भी बताते हैं कि हिस्ट्री को इसी मैनर में हर जगह पर देखा गया है। मार्क्स कहते हैं कि मेन चीज है आपका विजन फॉर फ्यूचर। किसी पर्टिकुलर सोसाइटी ए का विजन फॉर फ्यूचर कुछ और रहा होगा, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी बी का विजन ऑफ फ्यूचर कुछ और रहा होगा, और यही दोनों सोसाइटी अपने विजन की वजह से एक दूसरे से अलग हो गई होंगी, ठीक है, अपने पैटर्न में अलग हो गई होंगी। किस तरीके से हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री टेकिंग मैन थ्रू टाइम, टाइम के हिसाब से इंसान को कैसे जो है इवॉल्व किया होगा हिस्ट्री ने, ईच स्टेज, हर स्टेज के अंदर, ठीक है। मार्क्स कहते हैं कि चाहे वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म हो, उसके बाद की स्लेवरी की स्टेज हो, उसके बाद की फ्यूडलिज्म की स्टेज हो, उसके बाद की, ठीक है, उसके बाद की कैपिटलिज्म की स्टेज हो, उसके बाद की सोशलिज्म की स्टेज हो, या उसके बाद की कम्युनिज्म की स्टेज हो, मार्क्स कहते हैं कि हर स्टेज अपने डिस्ट्रक्शन का सीड यानी कि बीज खुद ही बोती है, सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी कि कुछ इन्होंने ऐसा किया होगा कि ये लोग आगे चल के इस ऐसे समाज में कन्वर्ट होगा और ऐसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म समाज को पीछे छोड़ के आगे। फिर कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें रही होंगी जिससे वजह से फ्यूडलिज्म आ गया, समाज फ्यूडल समाज में बदल गया और स्लेवरी जो है फ्यूडल सोसाइटी में चेंज हो गई। फिर कुछ समाज ऐसा कुछ ऐसा हुआ होगा जो इन्होंने किया होगा, इन्होंने कि ये आगे चल के टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि ये कैपिटलिस्टिक समाज की तरफ बढ़ गया और फ्यूडलिज्म पीछे छोड़ के आगे। फिर कैपिटलिज्म में कुछ तो ऐसा रहा होगा, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह किया होगा इन्होंने वर्किंग क्लास का, कि जिसकी वजह से लोगों को लगा कि नहीं यार कैपिटलिज्म खराब है, हमें समाजवाद की तरफ आगे चलना चाहिए, सोशलिज्म की तरफ आगे चलना चाहिए, और लोगों ने रिवॉल्यूशन किया होगा इनके खिलाफ, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के खिलाफ, और इनका डिस्ट्रक्शन हुआ होगा। और कुछ ऐसा हुआ होगा कि सोशलिज्म में भी मजा नहीं आ रहा होगा, तो फिर वो लगा कि नहीं यार सोशलिज्म नहीं, हमें कम्युनिज्म की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो मार्क्स कहते हैं कि हर स्टेज अपने विनाश का, अपने डिस्ट्रक्शन का सीड खुद बोती है। वन विल गो एंड अनदर विल कम, ठीक है। इसी तरीके से कंटिन्यू करते करते कम्युनिज्म इज रीच्ड, ठीक है। अब मार्क्स जो है, हमने जैसे कि आपको बताया ही था, हीगल की अर्ली राइटिंग्स के और उनके फॉलोअर्स थे। मार्क्स जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बताते हैं, जबकि हीगल जो है मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशन देते रहते थे हर चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मार्क्स ने जो क्रिटिसाइज करी हीगल की वो यही थी कि मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशन हर चीज़ का नहीं होता, कुछ चीज़ों के मटेरियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन भी होते हैं, जिनके आधार पर चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सोसाइटी या कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ नेचर काम करता है। अब मार्क्स क्या कह रहे हैं कि ये जो सोसाइटी का नेचर है, नेचर ऑफ सोसाइटी, ये कैसे काम करता है, सोसाइटी का जो नेचर है वो कैसे काम करता है, उसी को समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि इन्होंने हीगल को क्रिटिसाइज किया था अगर,
तो मार्क्स के व्यू क्या है ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन नेचर को लेके, वो थोड़ा समझते हैं। मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सोसाइटी एज एन इंटर रिलेटेड होल, सोसाइटी क्या है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वही डरखाइम कहते हैं फंक्शनलिज्म की थ्योरी में, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर। लेकिन मार्क्स ये भी कहते हैं कि सोसाइटी का जो नेचर है ना वो चेंजेबल है, चेंजेबल। अभी तक याद नहीं हुआ है तो बहुत बुरी बात है, याद हो जाना चाहिए। प्रिमिटिव कम्युनिज्म से स्लेवरी, स्लेवरी से फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म और सोशलिज्म से कम्युनिज्म। कि ये जो समाज का जो नेचर है, समाज वही रहा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ एलियन लोग आके गिर गए हमारे गोले पे, तो चेंजेबल नेचर है। तीसरा ह्यूमन नेचर और सोशल रिलेशनशिप, एक इंसान का जो नेचर होता है वो उनके सामाजिक बंधनों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। समाज कैसा है, कस्टम कैसे हैं, बिलीफ कैसे हैं, नॉर्म्स कैसे हैं, लॉज कैसे हैं। और एक समाज जो है वो इंडिविजुअल के विकास के ऊपर भी निर्भर करता है। होता है ना कि एक परिवार में कोई एक व्यक्ति बिल्कुल अलग निकल जाता है, नौकरी वोकरी करने निकल जाता है। कहते हैं कि हर गरीब परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कुछ ऐसा करता है जिससे उस परिवार की गरीबी खत्म हो जाती है। तो वैसे ही समाज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे समाज को बदल के रखने की, ठीक है, हिम्मत रखते हैं। तो मार्क्स के यही व्यूज हैं। मार्क्स कहते हैं कि भाई सोशल ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, लोगों के बिलीफ हैं, लोगों के सिद्धांत हैं, डॉक्ट्राइन हैं, ये सब आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। और इसीलिए मार्क्स ने कहा कि इसीलिए हमको इनके इंटर रिलेशन को स्टडी करना पड़ेगा, इनको सेपरेटली आप स्टडी नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी का नेचर चेंजेबल है, वो तो हमने समझ ही लिया कि कैसे चेंज होता है, ठीक है। ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ घटनाएं, काफी सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं जिससे समाज जो है एक तरीके की स्टेज से निकल के दूसरी तरीके की स्टेज में पहुंचता है। और उसके लिए हर तरीके के समाज में क्या होता है, कुछ इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं। इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उस समय के समाज को परिवर्तित करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। तो वो उस तरीके की उस समय की जो है इंडियन सोसाइटी के जो नॉर्म्स थे, बिलीफ्स थे, उनसे सहमत नहीं होंगे। और सहमत नहीं होंगे तो आपको पता ही है कि उन्होंने क्या क्या किया है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते ही हो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो मार्क्स कहते हैं कि समाज जो है ना काफ़ी जो है मतलब चेंजिंग प्रोसेस का है। और चेंजिंग प्रोसेस क्यों आता है भाई, कोई बदलाव क्यों आता है? जब पहले आप किसी चीज़ से खुश नहीं हो, कॉन्ट्रोडिक्शन है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तभी आप किसी नई चीज़ की तरफ जाते हो, ठीक है। ऐसा थोड़ा ही है कि कोई लव मैरिज के पहले दिन ही मतलब जो है तलाक लेके अगली शादी कर ले, है ना। एक तो लव मैरिज, उसमें भी पहले दिन ही तलाक ले लिया। ऐसा थोड़ी है कि कुछ साल गुजारो, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, है ना। वैसे वाला है कि कुछ साल गुजारते हैं लोग आपस में, साथ में लोग अब 20-20 साल के बाद भी डाइवोर्स लेते हैं कि फिर क्यों कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इस तरीके से सफिशिएंट डिग्री ऑफ रेगुलरिटी होती है जो कि एक समाज को जो है क्या करती है, जिसके इन कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट के कारणों और कॉन्सिक्वेंसेस, परिणामों की वजह से समाज जो है बदलता है। तीसरा इन्होंने बताया ह्यूमन नेचर और सोशल रिलेशनशिप। तो ये कहते हैं कि जो आपका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के पीछे एक बेसिक एजम्पशन है, बेसिक जो मानना है वो ये है कि जिसके बिना ये थ्योरी पूरी नहीं हो सकती, वो ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन कैसे सोसाइटी से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स कह रहे हैं ये कि देयर इज नो परमानेंट परसिस्टेंट ऑफ ह्यूमन नेचर, कि ह्यूमन नेचर कभी भी एक जैसा परमानेंट नहीं रह सकता। बचपन में आपको लॉलीपॉप बहुत अच्छी लगती थी भाई साहब, बचपन में मेरे को कुरकुरे इतने अच्छे लगते थे कि मैंने अपनी गली में सबसे ज्यादा कुरकुरे खाए होंगे, ठीक है। कुरकुरे आते थे ना, ऑरेंज पैकेट कुरकुरे। आज वही कुरकुरे अगर मुझे कोई दे तो मेरे पे एक पैकेट पूरा नहीं खाया जाएगा। क्या है, परमानेंट नेचर नहीं है। एक दिन में 3-3 पैकेट खाए मैंने भाई साहब, और वो भी वो उस टाइम के जमाने में जो 20 रुपए वाला पैकेट आता था वो। तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन नेचर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बचपन में आपको करेले की सब्जी नहीं पसंद होगी, लेकिन अब आप खा लेते होगे, लौकी खा लेते होगे कभी कभी। जब भूख लगने पे, जब बहुत भूख लगती है तो आपको तोरई की सब्जी भी अच्छी लगती होगी, टिंडा भी अच्छा लगता होगा। कहने का मतलब है ह्यूमन नेचर इज नाइदर ओरिजिनली इविल नॉर ओरिजिनली गुड, यानी कि ह्यूमन नेचर कभी भी बहुत ज्यादा बुरा, ओरिजिनली बुरा भी नहीं था, नाइदर ओरिजिनली इविल, ठीक है, और ना ही ओरिजिनली अच्छा था। इसके अंदर जो है ओरिजिनली क्या था, इट इज एन ओरिजिनल पोटेंशियल, जैसी जरूरत वैसा काम, ठीक है। कुछ दोस्तों के लिए आप बहुत अच्छे होंगे, कुछ रिश्तेदारों के लिए आप अच्छे होंगे, कुछ रिश्तेदारों के लिए आप अच्छे नहीं होंगे। लाइकवाइज आपको कोई रिश्तेदार अपना अच्छा नहीं लगता होगा, हो सकता है किसी दूसरे को वही रिश्तेदार बहुत अच्छा लगता हो। तो ओरिजिनली ना तो इविल है और ना ही ओरिजिनली अच्छा है, ओरिजिनली पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब इसके अंदर सामर्थ्य है,
इंसान के अंदर सामर्थ्य था, शुरुआत में सिर्फ एक चीज थी, सामर्थ्य, और उसी सामर्थ्य के दम पर हम आज यहां पर आके बैठे। ठीक है, अब मटेरियलिस्टिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री समझ में आ गई, यही है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब इसमें कुछ कुछ चीजें और हैं, वो और देख लीजिए कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, इनएनिमेट हो, ये सब के सब कंटिन्यूस चेंज के थ्रू प्रोसेस से गुजरते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आईफोन 4 रहा होगा, फिर आईफोन 5 आया होगा, फिर आईफोन 6 आया होगा, है ना, कुछ कमी रही होंगी 4 में, अपने डिस्ट्रक्शन का बीज खुद ही बोया 4 ने, क्योंकि इसमें कुछ कमी थी। फिर इसकी जगह 5 आया, इसकी जगह 6 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया, ठीक है, फिर 9 आया, जो भी है, फिर 11 आ गया, 11 प्रो आ गया, प्रो मैक्स आ गया। कहने का मतलब है कि कोई भी लिविंग चीज हो या कोई भी नॉन लिविंग चीज हो, हर चीज जो है क्या है, एक प्रोसेस ऑफ चेंज से गुजरती है। ठीक है, नॉन लिविंग बता दिया ना, प्रोसेस ऑफ चेंज से गुजरती है, समझे कि नहीं समझे। और ये जो रेट ऑफ चेंज है, यानी कि किस दर से गुजर रही है, कितनी जल्दी बदलाव आ रहा है या कितनी देर से बदलाव आ रहा है, यही रेट ऑफ चेंज डिटरमाइन करता है लॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स को। अब ये डायलैक्टिक्स क्या बवाल है ना, ये डायलैक्टिक्स समझा दो हमको कोई, क्योंकि अब तक तो हमको सब समझ में आ रहा था, है ना। भाई साहब याद रखिएगा कि ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है डायलैक्टिक मटेरियलिज्म, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, गंगाधर ही शक्तिमान है, याद रखिएगा। मार्क्स हीगल के डायलैक्टिक, अब ये जो डायलैक्टिक मटेरियलिज्म है मैम, फिर ये दो टर्म क्या है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये टर्म जो है हीगल ने दी थी, हीगेलियन नोशन कह सकते हो आप इसको, हीगल का सोच था ये, और ये वाले टर्म है ये मार्क्स ने दी है। अंतर सिर्फ इतना है, और इसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मार्क्स कहते हैं कि ये जो हीगल का डायलैक्टिक मटेरियलिज्म था, इस डायलैक्टिक की जो अप्रोच है, ठीक है, उसको तो सेम ही रखते हैं, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया मटेरियलिज्म के साथ में, आइडिया ऑफ मटेरियलिज्म के साथ में रिप्लेस कर दिया। कैसे रिप्लेस किया कि मार्क्स का मानना था कि जितने भी मटेरियलिस्टिक सोर्सेज हैं और जितनी भी कंडीशंस हैं, एंड नॉट आइडियाज, तो बेसिकली ये डायलैक्टिक मटेरियलिज्म में ये कहते थे कि ये आइडियाज में बदलाव की वजह से आता है, आइडियाज। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ आइडियाज ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल सोर्सेज भी हैं। ये कह रहे हैं मटेरियल सोर्स की बात है, मटेरियल सोर्स की बात है, और मटेरियल कंडीशन की बात है, जिसकी वजह से बदलाव आते हैं। हीगल कहते थे कि नहीं, लोगों के आइडियाज जो हैं बदलाव लेके आते हैं। मार्क्स कह रहे हैं कि नहीं, लोगों के मटेरियल सोर्स क्या है उनके पास में अवेलेबल, और उनकी मटेरियल कंडीशन, खुद की इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, वो चेंज लेके आते हैं। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा है, एक आइडियाज की बात कर रहे हैं, एक मटेरियल सोर्स मटेरियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। मटेरियल वर्ल्ड को कैसे जो है इन्होंने कैरेक्टराइज किया है, इनके हिसाब से मटेरियल वर्ल्ड का मतलब है कि जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, और जो ह्यूमन थिंकिंग का, ह्यूमन आइडियाज का रिजल्ट ना हो। ठीक है, मार्क्स ये कह रहे हैं कि मटेरियलिज्म वो है जिसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट क्या हो, एग्जिस्टेंस हो, इंडिपेंडेंट, और वो किसी ह्यूमन थिंकिंग से उसका रिजल्ट ना हो, बल्कि वो एक प्रोसेस का रिजल्ट हो, एक ह्यूमन थिंकिंग का रिजल्ट ना हो, के पूरे के पूरे प्रोसेस का रिजल्ट हो। समझे कि नहीं समझे, तो ये अंतर है। तो बात कर रहे हैं डायलैक्टिज्म, समझ में आ गया, हीगल का नोशन था। मार्क्स कहते हैं कि ये जितने भी नए नए डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है, उन डेवलपमेंट्स के पीछे जो विचार होते हैं, जिनको प्रोडक्टिव फोर्स कहते हैं, प्रोडक्टिव फोर्स जो सोसाइटी के हैं, सोसाइटी के, किसी इंडिविजुअल के नहीं है। और ये जो प्रोडक्टिव फोर्स जो आते हैं वो समाज में कब आते हैं, जब समाज में एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब नए डेवलपमेंट्स आते हैं। ठीक है, और ये पीरियड जो है हिस्ट्री का, इसी को इन्होंने कहा है कि इसके बाद में जब लोग जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को समझ जाते हैं, लोग इस कॉन्फ्लिक्ट की अवस्था को समझ जाते हैं,
तो वो अपनी एग्जिस्टेड स्टेट है, उस स्टेट में या तो बदलाव लाना चाहते हैं या उसको खत्म कर देना चाहते हैं। दे विश टू ब्रिंग एन एंड टू इट, और उस पीरियड को कहते हैं जब एक स्टेज खत्म होकर दूसरी स्टेज आती है। हिस्ट्री में इसको कार्ल मार्क्स ने कहा है पीरियड ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। ठीक है, कैसे बदलाव आ रहा है और ये रिवॉल्यूशन कैसे शुरू होता है, पीरियड ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। सोशल रिवॉल्यूशन इसको इसलिए कहा है ताकि क्योंकि समाज में, पूरे समाज में बदलाव आ रहा है, और ये सिर्फ एक किसी घटना की वजह से नहीं आ रहा। पीरियड मतलब काफी सारा समय लग रहा है। और ये जो रिवॉल्यूशन है, ये रिवॉल्यूशन किसकी वजह से आ रहा है? रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। रिवॉल्यूशन किसकी वजह से आ रहा है? रिजोल्यूशन की वजह से, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका मतलब यह है कि नए फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोग एग्जिस्टेड प्रोडक्शन के जो रिलेशंस हैं, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शंस हैं, उनसे खुश नहीं है, और इस वजह से न्यू रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन लोग चाहते हैं, इसलिए न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आ रहे हैं। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जिस अवस्था में आप काम कर रहे हैं लोग उससे खुश नहीं है, इसलिए कुछ चीज है जो कि लोगों को ड्राइव कर रही है, ड्राइव इन द सेंस लोगों को आगे लेके जा रही है प्रोडक्शन के नए चीज तरीके लाने के लिए, उसको न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने यही समझाया कि ये जो जितने भी न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस की ग्रोथ हो रही है, जो कि दिखाती है कि हमने ह्यूमन हिस्ट्री में क्या क्या बदलाव किए हैं, और ऐसे ही इसी प्रोसेस से हमको पता चलता है। ये जो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं वो लेके कौन आता है? ये प्रोडक्टिव फोर्स, ये रिवॉल्यूशन लेके आती हैं समाज। ये जो प्रोडक्टिव फोर्स है ये समाज को पावर देते हैं, ये समाज को पावर देते हैं ताकि समाज जो है जिन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से परेशान था और जिनकी तलाश में आगे बढ़ रहा है, नए प्रोडक्टिव फोर्सेस की तलाश में आगे बढ़ रहा है, उस प्रोडक्टिव फोर्सेस को यूज करके अपनी लाइफ की मटेरियल कंडीशंस को बदल सकें, अपनी लाइफ की मटेरियल कंडीशंस को बदल सकें। ठीक है, जैसे कि लोग पहले बाइक चलाते थे, स्कूटी नहीं थी भाई, इतनी स्कूटर हुआ करते थे, स्कूटर से बाइक पे आए, बाइक से फिर स्कूटी पे आए। स्कूटी पे क्यों आए? क्योंकि भाई लोगों को लग रहा होगा कि बाइक जो है लड़कियों को चलाने में दिक्कत होती है, या जो वृद्ध लोग हैं उनको चलाने में दिक्कत होती है। स्कूटी में फायदा ये है कि अगर आपकी स्कूटी गिर रही है, क्योंकि बीच में स्पेस होता है, आप उसको गिरा के जो है खड़े हो जाओ, स्कूटी में चोट लगने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं होते। तो ये जो प्रोडक्टिव फोर्स नए तरीके के आए, इन्होंने समाज को एक पावर दी, एक शक्ति दी, ताकि लोग अपनी मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ में क्या कर सकें, चेंज कर सकें। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों के पास में इतनी पावर आई कि लोग अपनी मटेरियल कंडीशन को चेंज कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो ना, टेक्नोलॉजी कैसे जो है हमारे जीवन को सरल बनाती है या हमारी मटेरियल कंडीशन को चेंज करती है। तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो ह्यूमन हिस्ट्री है, इन्हीं डेवलपमेंट और इन्हीं परिणामों का, किन परिणामों का? ये जो नए नए फोर्सेस जनरेट हुए ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन, इन्हीं का क्या है? इन्हीं का एक अकाउंट है। ह्यूमन हिस्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यू फोर्सेज ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन। और इसलिए दिस इज द रीजन व्हाई हिज व्यू ऑफ हिस्ट्री को इस तरीके से देखने का इनका जो विजन था, उसको इन्होंने नाम दिया हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। समझे कि नहीं समझे? हाँ भाई, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, जहां पर ये सिर्फ कह रहे हैं कि भाई लोग जो है अपनी मटीरियल कंडीशन ऑफ लाइफ को चेंज करने के लिए नए नए प्रोडक्टिव फोर्सेस लेके आ रहे हैं। तो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में मार्क्स ने कुछ टर्म्स का जो है जिक्र किया है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर हमने पहले ही समझ लिया है। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब है कि हाउ द प्रोडक्शन और हाउ द प्रोड्यूस्ड सरप्लस PLUS इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कैसे बांटा जा रहा है, तो ये तो हमने समझ लिया था। अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, जब हम कल मोड ऑफ प्रोडक्शन करेंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगी कि बेस में, अभी तक तो मैम आपने दो बताया था कि एक बेस होता है और एक सुपर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फिर यहाँ पे ये तीन लेयर कैसे आ गई? सुपर स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन ये बेस दो पार्ट में कैसे डिवाइड हो गया? तो भाई ये दो पार्ट में इसलिए डिवाइड हुआ कि जो कि पहले से रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, अगर उस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आएंगे। वो नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या करेंगे? न्यू रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन लेके आएंगे। न्यू रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन आएगा तो सुपर स्ट्रक्चर आपका चेंज होगा। ठीक है, तो यहां पे रहेंगे लोग सोशल बीइंग, और सोशल बीइंग किस तरीके से आगे चल के उस चीज को अपने समाज के लिए कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगी उनकी कॉन्शियसनेस के ऊपर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्क्स ने कुछ तीन चीजों को यूज किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि आपका पॉपुलेशन साइज क्या है, आपके बायोलॉजिकल नीड्स क्या हैं,
आपके उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं, मतलब जैसे लेबर क्या कितनी है, इक्विपमेंट कितनी है, टेक्नोलॉजी कितनी है, ये है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। कहते हैं ना कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, तो मतलब आपके रिसोर्सेज डेवलप होने चाहिए, लेबर डेवलप होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, इक्विपमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होने चाहिए। ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी बात होती है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने डेवलप कर लिया, टेक्नोलॉजी भी आ गई हमारे पास, लेबर भी आ गई हमारे पास, और हमारे पास क्या आ गए, इक्विपमेंट्स भी आ गए, लेकिन उनको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लगाओगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की, पैटर्न क्या है। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, या फिर आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनली बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, लॉज क्या है आपके यहाँ पे, आपके यहाँ एजुकेशन का स्तर क्या है, ये पूरे समाज का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सोशल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है जब हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी। सोशल स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों टर्म मैंने आपको वहां पर डिफाइन भी करी थी। तीसरा है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिलीजन, पॉलिटिक्स, कल्चर, आर्ट, साइंस, सुपरस्टिशन यानी कि जो आप मतलब कहते हैं ना अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस, वैल्यू, इमोशन, ट्रेडिशन, मीडिया, ये सब क्या है और किस तरीके से इनमें वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। सोशल रिलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। सोशल रिलेशन इंडिविजुअल से ऊपर माने गए हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक जनरल प्रिंसिपल है कि अगर आप पूरे के पूरे समाज में सोशल रिवॉल्यूशन लेके आना चाहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल की, प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल को क्या चाहिए, लाइफ चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। मटेरियलिज्म क्या है, हमारी लाइफ की जरूरत है ना, नीड है। तो नीड क्या होगी, कोई भी बड़ा बदलाव, कोई भी एक स्टेज से दूसरी स्टेज, सेकंड स्टेज क्या सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से आ जाएगी। भाई मेरे पास मान लीजिए आईफोन है और मेरे फादर के पास मान लीजिए सैमसंग का 10,000 का फोन है, तो क्या उनकी नीड की वजह से, या मैंने आईफोन खरीद लिया तो पूरा घर आईफोन खरीद लेगा क्या, नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर बदलाव लाना है, पूरे घर को आईफोन खरीदना है, तो वो पूरे घर की जरूरत होनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि ये जो मटेरियलिज्म है ना, प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, ये लाइफ की रिक्वायरमेंट है। और लाइफ की रिक्वायरमेंट मतलब ऑल सोसाइटी की, इंडिविजुअल की नहीं, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और सोसाइटी की रिक्वायरमेंट, जब सारे समाज की रिक्वायरमेंट एक ही होती है, तब इंडिविजुअल्स यानी कि काफी सारे लोग जो हैं इस डेफिनेट सोशल रिलेशन के अंदर आते हैं, जहां सब लोगों की एक ही डिमांड होती है, और फिर जो है क्या करते हैं, ये बदलाव लेके आते हैं। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सोसाइटी। मार्क्स यही कहते हैं कि समाज में जब सबकी नीड एक जैसी होती है, तब समाज में बदलाव आता है। ये कहते हैं कि सोशल रिलेशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सोशल रिलेशन इंडिविजुअल से बड़े होते हैं, इंडिविजुअल की प्रेफरेंस से बड़े होते हैं, इंडिविजुअल की चाहत से बड़े होते हैं। और इस हिस्टोरिकल प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग कि आपका प्रिमिटिव कम्युनिज्म से स्लेवरी, स्लेवरी से फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म, सोशलिज्म से कम्युनिज्म, इस पूरी की पूरी हिस्टोरिकल प्रोसेस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है हमारे समाज की अवेयरनेस के ऊपर, हमारे अवेयरनेस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव सोशल रिलेशंस, ठीक है। तो इकोनॉमिक बेस ऑफ सोसाइटी ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर होता है, वो मैंने आपको समझा दिया है। फोर्सेज एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं वो हमने देख लिए हैं, इसको हम कल और अच्छे से देखेंगे। और इसको अभी अगर आप छोड़ भी दो तो सोशल चेंज कैसे आता है इन टर्म्स ऑफ सोशल क्लासेस। जब चेंज आता है तो भाई देखो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में सब बराबर थे, फिर स्लेवरी आई मतलब कि एक व्यक्ति है जो कि स्लेव है, गुलाम है, और एक व्यक्ति है जो इस गुलाम का मालिक है, ठीक है। यानी कि क्लास, दो क्लास हो गई। एक यहां पर वो क्लास हो गई जो स्लेव क्लास है, ठीक है, और एक यहां पर वो क्लास हो गई जो ओनर क्लास है, ठीक है। यहां पर कोई क्लास नहीं थी, नो क्लास, ठीक है, लेकिन यहां पर दो क्लास हो गई। फिर इसके बाद में फ्यूडलिज्म आया। फ्यूडलिज्म में क्या हो गया कि भैया यहां पर क्या है, फ्यूडल लॉर्ड आ गए, और इन लॉर्ड्स के अंडर काम करने वाले लोग क्या हैं, या तो इनके स्लेव हो गए या फिर लेबरर हो गए, लेबरर। तो दो चीजें आई, तो बेसिकली तीन चीजें आई, ठीक है, तीन चीजें। तो क्लास जो है और डिफाइन हुई। आगे चले तो हम कैपिटलिज्म आया। कैपिटलिज्म में हमने देखा कि यहां पर एक हैव क्लास हुई जिसके पास में सब कुछ है, एक हैव नॉट क्लास हुई, ठीक है। फिर आपका सोशलिज्म आया। सोशलिज्म फिर कहता है कि नहीं, ये क्लासिज्म सब गलत है, मतलब सब एक ही क्लास होनी चाहिए। तो इस तरह, फिर वापस से कम्युनिज्म की एक ही कम्युनिटी होनी चाहिए, नो क्लास का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई भी क्लासेस नहीं है, सब बराबर है, सब जो है एक जैसे हैं।
तो मार्क्स यही कहते हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी का, तो ये सोसाइटी के अंदर जो है कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है सोसाइटी, मतलब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे समझ सकते हो, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप सोसाइटी की सोशल क्लासेस की मदद से समझ सकते हो। और यही सोशल क्लासेस जो है आइडिया ऑफ सोशल चेंज लेके आती हैं, और इन्हीं आइडिया ऑफ सोशल चेंजेस से आपको भाई ऑब्वियसली स्लेव क्लास के ऊपर आप ज़्यादा अत्याचार करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, लेबरर्स के ऊपर आप ज़्यादा अत्याचार एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, हैव नॉट के ऊपर ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो ये क्या लेके आएंगे, सोशल चेंज लेके आएंगे, बदलाव लेके आएंगे, रेवोल्यूशन के थ्रू लाएं चाहे कैसे भी लाएं। तो मार्क्स कहते हैं कि सोशल चेंज डिस्प्लेज अ रेगुलर पैटर्न, कि हाँ मतलब एक समय के बाद सोशल चेंज आता ही आता है। और हिस्टोरिकल सीक्वेंस में हमने यही देखा है कि मेन टाइप ऑफ सोसाइटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें या तो सिंपल सोसाइटी देखने के लिए मिलती है जो ये रही है, या फिर इनडिफरेंशिएट सोसाइटी देखने के लिए मिलती है, सिंपल और इनडिफरेंशिएट। इनडिफरेंशिएट मतलब कि जहां पर लोगों के बीच में कोई भी अंतर ना हो, डिफरेंस ना हो, तो उसको इन्होंने प्रिमिटिव कम्युनिज्म बोला है। और ये है कॉम्प्लेक्स क्लास सोसाइटी, जहां पर जो है कैपिटलिज्म आ गया है, सोशलिज्म आ गया है, ये कॉम्प्लेक्स है, जिसको ये मॉडर्न कैपिटलिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, तो सोशल चेंज आते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म से मॉडर्न कैपिटलिज्म तक कैसे आए हैं, तो यही मार्क्स का क्या है, यही मार्क्स का बेटा क्या है, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है। समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। कल जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन से शुरू करेंगे, और ये मोड ऑफ प्रोडक्शन कोई अलग से टॉपिक नहीं है, इसी हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में आगे कंटिन्यू करते हुए मोड ऑफ प्रोडक्शन में आपको बताऊंगे, और फिर आप कह सकते हैं जब ये भी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद मैं इसको आपको समझाऊंगे। ठीक है, ये क्या है कैसे है, तो ये हिस्ट्री की मदद से आया है ये। ठीक है, अब आप ये समझ लो कि हिस्टोरिकल प्रोसेस है ना। एक गाड़ी थी जो हिस्ट्री नाम की गाड़ी थी, वो चलती जा रही थी चलती जा रही थी, तो बदलाव आते चले गए। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, फिर आया क्या कि तुम्हारे पास $50 हैं, मैं जूते बनाता हूँ, तुम मुझे पैसे दो, पैसे दे दो जूते ले लो, वो वाला हिसाब किताब। फिर बाद में इसी व्यक्ति ने सोचा कि अच्छा इसने $50 में मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ दिए हैं, अगर मैं क्या करूँ कि मैं ये खुद बनाऊँ, है ना। पहले यही तो होता था ना, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में यही हो रहा है कि जूते दे दो पैसे ले लो। लेकिन ये व्यक्ति थोड़ा दिमाग वाला था, इसने सोचा कि क्यों ना मैं खुद जूते बनवाऊं, मतलब मैं जूते बनाने का काम शुरू कर दूं। $50 मैं लूंगा दुनिया से, है ना, मैं दुनिया से $50 लूंगा। हाँ, ये $50 दे रही है और ये इसको जूते दे रहा है कि मैं $50 में बेचूंगा, जिसमें मेरी लेबर कॉस्ट कितनी होगी, सिर्फ $10 होगी। $10 मेरी सिर्फ लेबर कॉस्ट होगी, जिनसे मैं जूते बनवाऊंगा उनको $10 दूंगा, $10 बाकी सारे चीज़ों के, रॉ मटेरियल के, ठीक है, और जहाँ पे जूते बनेंगे उस जगह के। तो $50 का बेचूंगा, $20 का खर्चा आएगा, $30 इसका प्रॉफिट हो जाएगा। क्या आ गया भैया, ऐसे ही कैपिटलिज्म आ गया, है ना, कि दूसरों से काम करवाऊंगा और जो है मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। ये चाचा चौधरी बन गया। और ये जो चाचा चौधरी बना तो इसने कहा कि ओ लेबर, लेबर ओ लेबर, सुनो जरा, तुमको मैं $10 दे रहा हूँ, ठीक है, तुमको मैं $10 दे रहा हूँ, तुमको जो है क्या बनाने हैं, पेयर ऑफ शूज़ बनाने हैं मेरे लिए, और तुम्हें सारा सामान मैं ला के दूंगा, वो बाकी $10 का सारा सामान ला के दूंगा, सारे औजार ला के दूंगा, सब कुछ ला के दूंगा, और अब तुम जो है क्या करो, शूज़ बना के दो। ये भाई साहब शूज़ बना के दे देंगे इन्हें, और ये इन शूज़ को जो है लेके इन महिला के पास जाएंगे और बोलेंगे कि बहन जी आपके साइज़ की बढ़िया डिज़ाइन आई है, $50 में, सबसे सस्ता आप ही को दे रहा हूँ, है ना। $50 में जाके बेच देंगे। यही क्या है, धीरे धीरे ऐसे ही आया। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि वेजेस कम थी, $10 थी, है ना, वेजेस कम थी, $10 थी, एम्प्लॉयमेंट भी कम था उस समय पर, एम्प्लॉयमेंट भी कम था। तो उससे क्या हुआ, मतलब एम्प्लॉयमेंट में मतलब कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं था, तो लोग कम वेजेस में भी काम करना शुरू कर दिए। कम वेजेस, रिड्यूस वेजेस और रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों ने क्या करना शुरू किया, ओवर प्रोड्यूस करना शुरू किया। ये भाई सामने, भाई इसको $50 मिल रहे हैं, आप ये देखो कि अगर $20 इसने पहले खर्च किए, $30 इसने कमाए, इस $30 में से अगर ये आगे चल के फिर से $20 खर्च कर दे आगे के अपने बिजनेस के लिए, $10 फिर भी इसको बैठे बिठाए कुछ नहीं करते हुए फिर भी इसकी जेब में बच रहे हैं। समझो इस बात को। तो इसने क्या सोचा कि यार ये तो बहुत सही है, तो हम क्या करते हैं, ओवर प्रोड्यूस करते हैं, ओवर प्रोड्यूस करते हैं। तो ओवर प्रोड्यूस किया, जब ओवर प्रोड्यूस करने लगा तो एक टाइम के बाद चीजें बिकनी बंद हो गई, क्योंकि इसने इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया, इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया कि अब इसके पास में जूते ही जूते हैं, जूते ही जूते हैं।
खरीदने वाले लोगों की संख्या कम है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पहले रिड्यूस है, तो लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोगों की जेब में ज्यादा पैसा नहीं है, इसने बहुत सारा बना दिया, तो क्या हो गया, अंडर कंज्यूम्ड हो गया। अंडर कंज्यूम्ड यानी कि सेल कैसे लगती है वो समझिए आप। कंपनी क्या करती हैं, कम वेजेस में, क्योंकि उनके पास में कुछ वर्कर्स होते हैं उन्हें जिनसे काम कराना होता है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो ये कंपनीज क्या करा लेती हैं, ओवर प्रोडक्शन करा लेती हैं। ओवर प्रोडक्शन जब इनको लगता है कि अब इनका जो मटेरियल है वो एक